लोकसभा चुनाव 2024 की कड़ी में विशेष चुनाव चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शौकत अली चेची, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ किसान के मन में हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो कि हल नहीं हुए और किसान का नज़रिया क्या है। शौकत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है, दूसरे चरण का मतदान होना है। एमएसपी गारंटी कानून को लेके किसान को हमेशा आश्वासन ही दिया जाता रहा और बीच में लोकसभा चुनाव आ गए। भाजपा कह रही है 4 जून 400 पार, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद। आपका सवाल बड़ा वाजिब है कि इस बीजेपी सरकार में तो किसान तो बेचारा बनकर रह गया है। बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब इंसान पैदा होता है तो वो बच्चा होता है, जब बड़ा जवान हो जाता है तो उसकी मानते हैं कि भाई ताकत आ गई, लेकिन बीजेपी का तो बुढ़ापा है। तो उम्र घटेगी या बढ़ेगी, सबसे मेन मुख्य बिंदु ये है। बीजेपी ने ऐसा कौन सा वादा पूरा किया है कि जो ये कही गई ही बात है। जब 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, 2013 से पहले, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ही एक लव लेटर भेजा था। प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे, भाई एमएसपी की गारंटी कानून बननी चाहिए सभी फसलों पर, और वो 10 साल से केंद्र में हैं। 13 महीने किसान धरने पर बैठा, लगभग 750 से करीब किसान शहीद हो गए और 3 कृषि कानून ला करके किसानों के ऊपर थोप दिए थे। आज भी किसान शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठा हुआ है और 400 पार का नारा लगा रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार देने की इन्होंने बात करी थी, भाई हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार उल्टे छीन लिए। लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा प्रधानमंत्री सचिवालय में ही खाली पद पड़े हुए हैं। महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही, भ्रष्टाचार, अत्याचार सब चरम सीमा पर है। तो मैं तो समझता हूं कि अब की बार 400 हार बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। कैसे कह सकते हैं 400 हार? आप करें बीजेपी बूढ़ी हो गई है। भाजपा ये कह रही कि तीसरा इनका प्रयास है। पहले 2014 में आए, फिर 2019 में आए, अब 2024 में ये आने की बात कर रही है बीजेपी और ये कह रही है कि यदि तीसरी बार हमको प्रयास में हमें मौका मिलता है तो देश को विश्व में एक आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे और 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा किया जाएगा। सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन सपना भी ऐसा हो गया कि जो किसी के गले उतर जाए, नहीं विश्वास हो जावे। अब की बार डॉलर कितना पार, डॉलर 83 से भी ऊपर निकल चुका है। हैंगर इंडेक्स में हमारा देश जो है 190 देशों के दरमियान 122वें स्थान पर है, और जो खुशी इंडेक्स के हैं या इस्माइल इंडेक्स का है उसमें भी 166वें स्थान पे है। यानी हमारे देश, भारत की जनता जो है वो खुशी नहीं है, दुखी है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूं कि भाई महंगाई दुगनी हो गई, बेरोजगारी दुगनी हो गई, अत्याचार दुगना हो गया, भ्रष्टाचार दुगना हो गया और तानाशाही दुगनी हो गई, तो फिर कैसे 400 पार हो जाएगा। सवाल सबसे बड़ा यह है कि भाई पिछले 10 सालों में माननीय मोदी जी ने क्या कहा। केवल सैर सपाटे, 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं और कहते हैं कि भाई हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में सफर करेगा। कच्छा फटा पड़ा है अंधभक्तों का और वो मोदी मोदी योगी योगी चिल्ला रहे हैं। कहां है रोजगार?
आज की डेट में जो इस समय चल रहा है, उस समय के दौर को देखें और पिछले लगभग 40 साल के दौर को देखें तो पिछले लगभग हम 40 साल पीछे चले गए हैं भाई। डॉलर की मैंने अभी बात करी है, हमारे देश पे लगभग 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। जब मनमोहन सरकार गई थी तो उस टाइम पे लगभग 54 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। अब जिस माइक से आप बात कर रहे हैं, अगर आप इसका डाटा उठा करके देखें तो अगर इसकी कीमत पहले 20 रुपए थी, फर्ज करो आज इसकी कीमत 40 रुपए है। जो बाइक मनमोहन सरकार में 44,000 रुपए की आती थी, आज 1 लाख रुपए की या ये महंगाई क्या पहली बार 2014 के बाद देखने को मिली है? पहले भी चलती रही है? महंगाई का ग्राफ तो हमेशा चलता रहा, बेरोजगारी भी हमेशा चलती रही है, तो आप भाजपा पे क्यों इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं? सवाल भाजपा का नहीं है, सवाल आंकड़े का है भाई। आंकड़े को भी तो हम देख करके चले। महंगाई बढ़ती है लेकिन महंगाई के साथ में रोजगार भी तो बढ़ना चाहिए। अब इनके पास में क्या है, आपने चुनाव का जिक्र किया है कि अब कहाँ बीजेपी कहाँ जा रही है, अब फिर उसी हिंदू और मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे आ रही है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसने एमएसपी गारंटी कानून की बात करी है, उसने रोजगार की बात करी है, उसने जो है जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए 1 लाख रुपए साल की बात करी है। लेकिन गहराई से अगर समझा जाए, बीजेपी के मैनिफेस्टो को देख लो और आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देख लो तो जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर वे वही क्या है ये यूसीसी। यूसीसी इतना खतरनाक कानून है कि इसमें लगभग देश की 80% जनता बर्बाद हो जाएगी। कभी नोटबंदी कर देते हैं। धारा 370 क्या है, धारा 370 का इन्होंने ढिंडोरा पीट रखा है। असली धारा 370 तो कश्मीर से हटी नहीं है। जो धारा 370 हटाई गई है वहां जमीन लैंड के लिए हटाई गई है, वहां वो उद्योगपति जमीन खरीद रहे हैं वहां की नागरिकता लेकर के। बताइए आप जाएंगे या मैं जाऊंगा वहां जमीन खरीदने के लिए? और अभी तो लगभग 7 राज्य ऐसे भी हैं कि जो कश्मीर जैसी धारा लगी हुई है 370 जैसी, तो वहां की क्यों नहीं हटाई गई? तो इनके पास में एजेंडा कोई नहीं है। कोई तो किसी के ने भाई कौन क्या खा रहा है। अब जो है उसमें माननीय मोदी जी अपनी रैली सभा में कह रहे हैं कि भाई जिनके ज्यादा बच्चे होंगे उनको अनुदान उनके हिस्सा को बांट दिया जाएगा। वहां कहाँ मुस्लिम का जिक्र है? कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें कहा है कि भाई जो अति पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए अनुदान राशि देंगे जो घोषणा पत्र में, लेकिन उसमें मुसलमान घुसेड़ा जा रहा है। तो ये कोई लॉजिक नहीं है इनका। ये बहुत कुछ हो चुका है, अब सर्फ के ऊपर पानी है। आज की डेट में अगर देश की जनता जागरूक हो चुकी है, अगर मैं कह रहा हूं सभी नहीं, अगर, तो अगर में जो है वो जो लोग जो एकजुट हो रहे हैं वो अमन चैन तरक्की भाईचारे पर वोट कर रहे हैं। इस वजह से बीजेपी मुझे नहीं लगता कि 150 भी क्रॉस कर पाएगी। किसानों की वायदा खिलाफी आप मानते हैं? क्या रणनीति किसान संगठनों के पास है चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देने के लिए? नहीं, किसान की कोई रणनीति नहीं है। किसान तो केवल ये है कि भाई जो सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून बना करके देगा हम उसको वोट करेंगे। जो महंगाई को कम करेगा हम उसको वोट करेंगे। जो रोजगार के साधन मुहैया कराएगा हम उसको वोट करेंगे। और जो किसानों के जो स्पेयर पार्ट वगैरह हैं, किसानों की मशीनरी है, ट्रैक्टर है, इन पर जो टैक्स खत्म करेंगे उसको हम वोट देंगे। जो किसानों का ऋण ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा उसको वोट करेंगे। तो ये इंडिया गठबंधन कर रहा है, तो इस जाहिर सी ये बात। जो आप बता रहे हैं जो मुद्दे हैं, क्या ये विपक्ष ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किए हैं? जो बातें मैं बता रहा हूँ वो सारी की सारी बातें मैनिफेस्टो की ही बता रहा हूँ। मैं अपने तरफ से कोई भी बात मैं नहीं बता रहा। अब दूसरी सवाल एक चीज और आ रहा है कि माननीय मोदी जी ने जो मुस्लिमों को लेकर के ये बयान दिया है, देश की जनता कांग्रेस के मैनिफेस्टो को दोबारा से चेक करना शुरू हो गया है और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर जा रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम का कोई जिक्र नहीं है, जो जान मान के ये मुद्दा उठाया जा रहा है। अब वो तेज सिंह यादव थे, वो जो है मछली खा रहे थे, नवरात्रे लगे थे 9 अप्रैल से और 8 तारीख का वो वीडियो था, तो माननीय मोदी जी उसके मछली के पीछे लग गए। तो ये कोई लॉजिक नहीं है।
लॉजिक होना चाहिए कि देश के अंदर अमन चैन तरक्की भाईचारा रहे, देश तरक्की हो गए। देश तो बर्बादी की तरफ जा रहा है, यहाँ पे जो है जाति और धर्म को खोजा जा रहा है, ये कोई मतलब नहीं होता। ना ही इन बातों में कोई लॉजिक है कि 10 साल भतेरी जनता भटक ली। आज की डेट में हर भारतवासी ये चाहता है कि हम तरक्की की तरफ रहें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी भारतवासी भाई भाई के नारे के साथ चल रहे हैं। बीजेपी 400 हार की तरफ जा रही है। आप कह रहे हो बीजेपी 400 हार की तरफ है, तो क्या विकल्प है? विपक्ष क्या टिक पाएगा? क्या विपक्ष की तैयारी रही है? क्या रणनीति रही? जनता तो ये कह रही विपक्ष जो है जनता की लड़ाई को लेकर, जनता की मांगों को लेकर धरातल पर है ही नहीं है, और ना ही आंदोलन पहले जो करता था वो नहीं है। एक बस एसी कल्चर की राजनीति टूट कर और जनता की मांग उठा ली है, तो जनता इससे तो नहीं जुड़ने वाली है। आपका गजब सवाल है। आपने कहा कि भी धरातल पे नहीं है। केजरीवाल कौन है? संजय सिंह कौन है आम आदमी पार्टी के? मनीष सिसोदिया कौन है? राहुल गांधी कौन है? प्रियंका गांधी वाड्रा कौन है? यानी कि जो गैर मुस्लिम बड़े लीडर हैं उन पे फर्जी मुकदमे दर्ज करके उनको जेल में ठूस दिया गया। तो ये आंदोलन की वजह से या बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोल करके एम ही तो इनको नहीं जेल में डाला गया है। और रहा सवाल इस चीज का कि जैसे आप कह रहे हैं, ये आप गोदी मीडिया वाली बात कर रहे हैं। आप नेशनल चैनलों पर देख लीजिए, 24 घंटे बीजेपी के ही नेता उसमें दिखाई देते हैं। विपक्ष की ना तो रैली दिखाई देती है, ना विपक्ष के कोई बयान दिखाई देते हैं। उनको जो है अलोप कर दिया जाता है। दूसरी चीज सबसे जो इंपॉर्टेंट मैं ये बता रहा हूं कि अगर कोई भी छोटा बयान विपक्ष का नेता दे देता है तो उसमें हेडिंग चलती है कि भाई फलाने नेता ने शर्मनाक बयान दिया, आपत्तिजनक बयान दिया। और अगर छोटी बात सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं तो उसको बोला जाता है मीडिया में एक बड़ा बयान दिया। तो ये बड़ा बयान क्या होता है, आपत्तिजनक बयान क्या होता है, ऐसा मैंने तो अपनी जिंदगी में शायद नहीं देखा। कि मीडिया का फर्ज होता है सत्ता पक्ष से सवाल पूछना, लेकिन आज की डेट में जो मीडिया है, जो नेशनल चैनल है, वो विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। विपक्ष को तो जनता ने हरा करके अपने घर बैठा दिया। तो सवाल तो सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए कि जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने हजारों वादे कर दिए थे माननीय मोदी जी ने पिछले 10 साल में, आखिर बीजेपी सरकार ने जनता के लिए किया क्या है? केवल हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, चीन हमारी जमीन को कब्जाए बैठा है। माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि भाई ना कोई इसमें आया है, ना कोई घुसा है, ना उसमें किसी ने कब्जा किया है। तो ये कौन सा लॉजिक है? जबकि वहां के सांसद बीजेपी के ही इस बात को बता रहे हैं कि लगभग 4.5 किलोमीटर चौड़ी और लगभग 35 किलोमीटर जमीन में चीन हमारी भारत की जमीन पर कब्जा करे बैठा हुआ है। तो सच्चाई तो सामने आती नहीं है। झूठ, गुमराह, नफरत सर पर रख कर के बीजेपी वाले घूम रहे हैं। तो जनता समझ चुकी है कि भाई इनका तो वही एक रटा रटाया सवाल है कि करना कुछ है नहीं और लोगों को केवल भ्रमित करना है। और भ्रमित अब जनता होने वाली नहीं है। बीजेपी का, यानी मैं ये कहूं कि माननीय मोदी जी का जो है झोला उठाने का समय आ चुका है। आप झोला उठाने की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पिछड़ा वर्ग के सचिव भी हैं। भाजपा ये कह रही है उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें वो पूरे दमखम से जीतने जा रहे हैं। बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं आपको बता दूं, जो पहले चरण का चुनाव हुआ है उसमें वोट परसेंट बहुत कम पड़ा है। जो वोट परसेंट पड़ा है, जो बीजेपी का कट्टर समर्थक वोटर था वो नाराजगी की वजह से वोट डालने ही नहीं गया। जो 8 लोकसभा के चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें से 4 सीटें बिल्कुल क्लियर साफ इंडिया गठबंधन की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। और बीजेपी की जो है यानी नींद उड़ गई है, उनकी हवाइयां उड़ गई हैं। रहा सवाल 80 सीट, तो बीजेपी तो झूठ का पुलंदा है कि मूसी भी मरती ना रे फूकर से पहाड़ उड़ा में, इनका तो वावाला धंधा है, देसी भाषा में हमारे बुजुर्ग कहते हैं। सवाल यह है कि जो सर्वे हैं, कई संस्थाओं ने सर्वे किए हैं, उसमें सीधा सीधा ये बताया गया है कि 45 से 50 सीटों पर सीधी सीधी इंडिया गठबंधन की और बीजेपी की टक्कर है।
यानी जहां तक मेरा मानना है, जो मेरा ऐसा अनुमान है कि 40 सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में आराम से जीत रही है, उससे आगे भी बढ़ेगी, क्योंकि अभी लंबा समय है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा बीजेपी डाउन होती चली जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई आपका ये कहना आधे पे सिमट कर रह जाएगी? बीजेपी आधे से भी ज्यादा सिमट के रह जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। अब गौतम बुद्ध नगर पे आते हैं। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जो कि उत्तर प्रदेश का 100 विंडो भी मानी जाती है। नोएडा से लेकर और खुर्जा तक ये एक बड़ा क्षेत्र है। इसमें भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री 2 बार के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह सोलंकी को चुनाव मैदान में उतारा है। इंडिया गठबंधन ने सपा घटक दल से डॉक्टर महेंद्र नागर को चुनाव मैदान में उतारा है। क्या आपको लग रहा है, क्या समीकरण दिखाई दे रहे हैं? बहुत ही अच्छा आपका सवाल है। देखिए, सभी प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और जनता को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक बहुत ही सूझबूझ से, यानी एक पुरानी कहावत है कि लोहे को लोहा काटता है, तो डॉक्टर के सामने डॉक्टर को खड़ा कर दिया। पिछले 10 सालों में हमारे जो सांसद जी महेश शर्मा जी थे, शायद उन्होंने कुछ किया हो, केवल अपने हॉस्पिटल बढ़ाए हैं और हॉस्पिटल भी वो बनाए हैं आलीशान। जनता के बीच वो बिल्कुल भी नहीं रहे। अब सवाल खड़ा होता है कि बीएसपी ने राजेंद्र ठाकुर जी को खड़ा किया है। वो भी अच्छे लीडर हैं, वो भी अपने तरीका से चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मुख्य बिंदु ये है कि पिछले 10 सालों में यहाँ पर किसानों की इतनी समस्याएं रही हैं, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर रही है, यहाँ पुलिस प्रशासन की तानाशाही रही है, यहाँ बिजली विभाग की तानाशाही रही है। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ किसानों के मुद्दे पे कि यहाँ जब किसान कई कई 4-4-5 महीने तक यहाँ तीनों अथॉरिटियों पे धरना बराबर देते रहे और उनकी जायज मांगे थी कि भाई बैक लीज का मामला होगा, 64% का मामला होगा, आबादी का मामला होगा, यहाँ के रोजगार के लिए जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए नौकरी के लिए मामला होगा। तो उसमें कहीं ना कहीं जो है उल्टे किसानों पर 307 तलक की धारा लगाई गई, महिलाओं को डंडे से पीटा गया, किसानों को डंडों से पीटा गया, उसमें जेल में ठूसा गया। तो वे एक नाराजगी किसानों की बहुत बड़ी है और समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। महेश शर्मा जी आज तक किसानों के बीच में नहीं गए जाकर के, उन्होंने ना ही कोई उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेजा कि भाई आपकी समस्या क्या है, मैं आपकी समस्या का समाधान कराऊंगा, जबकि डबल इंजन की सरकार है। दूसरा मुद्दा आ जाता है, यहाँ पुलिस की इतनी तानाशाही है कि आप भी देखते होंगे, आप जा रहे हैं, आपका भी कितनी बार फोटो खींच दिया होगा पुलिस ने, यही नहीं पता कि भाई हमारा फोटो खींच दिया, हमारा चालान कट गया। ये कोई लॉजिक नहीं है। दुनिया भर के नियम ऐसे बना दिए। अब किसानों के बीच में एक चीज और सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि किसानों को जो है मीटर उनकी ट्यूबवेलों पर लगाए जा रहे हैं, जबकि माननीय योगी जी ने वादा किया था कि भाई 2022 में हमें फिर के जिता दो, हम मीटर नहीं लगाएंगे, फ्री बिजली देंगे, नहरों पे का पानी फ्री देंगे, लेकिन इसमें सारा कुछ नहीं हुआ है। किसानों की अगर मैं बात करूं कि जो सरकारी कांटों पे जो अनाज तोला जाता है, जबकि पहले जी की जो सरकार थी, उस सरकार में यानी अखिलेश जी की सरकार में किसान ट्रॉली लेकर के जावया और कांटे पे वहां तोल दिया, कोई शर्त नहीं थी। माननीय योगी जी ने जो है 15 शर्तें लगा दी। अब आ जाता हूं बिजली विभाग के बारे में। बिजली विभाग की इतनी तानाशाही चल रही है, किसी के घर में भी ये कूद जाते हैं, रात देखें ना दिन देखें, महिलाओं के साथ में अगर विरोध करते हैं, बदतमीजी करते हैं, पुलिस लेकर के आते हैं, पुलिस को जो है अपने संरक्षण में रखते हैं, पुलिस वाले बदतमीजी करते हैं और उन पर जो है फर्जी मुकदमे दर्ज करा दिए जाते हैं। फर्ज करो अगर 10 रुपए की किसी ने चोरी करी तो 10 रुपए की चोरी का 1000 रुपए का जुर्माना लगाते हैं। तो ये बिजली विभाग की तानाशाही है। इसका समाधान जो है माननीय हमारे सांसद जी ने कुछ नहीं किया। यहाँ तीनों यानी आपका यह कहना है कि जो सांसद जी हैं, जो भाजपा प्रत्याशी, वो जनता के बीच उस हिसाब से नहीं गए जो जनता चाहती थी। मैं सांसद नहीं, मैं विधायकों की भी बात करूंगा। तीनों विधायक यहाँ के हैं, जिला पंचायत यहाँ के हैं और इन्होंने जो है 10 साल में
जो है इनका एक प्रारूप चला था कि भी 5-5 गांवों को गोद लिया जाएगा, सांसद और विधायक है। तो कोई पूछे इन सांसदों से जो 10 साल से सांसद हैं हमारे महेश शर्मा जी, उनके जो वो गोद लिए गांव है, क्या गोद में ही है या अभी घुटने पे चलने लगे हैं? और इन विधायकों से भी पूछा जाए कि आपने जो गोद में गांव लिए थे वो गोद में ही है या घुटनों पे चल रहे हैं? उन्होंने कितनी समस्याएं किसानों की हल की हैं। और यहाँ एक नियम और बना दिया कि जो अथॉरिटी यहाँ जमीन एक्वायर कर रही है, उसमें जो बीएसपी की सरकार में ये शर्तें रखी गई थी कि भाई 50% किसानों के युवाओं को यहाँ नौकरी दी जाएगी प्राथमिकता के आधार पर। लेकिन योगी जी ने जो है कानून बना दिया कि 200 किलोमीटर के दायरे से बाहर के आदमी को हम नौकरी देंगे। सरकार तो ये कह रही है जो स्थानीय यहाँ पे रोजगार को लेकर जो युवा हैं उनके लिए यहाँ के जो स्थानीय कंपनी औद्योगिक इकाइयाँ उनमें 40% का आरक्षण है। आप ये कह रहे हैं उनको 200 किलोमीटर के बाद कह के टरका दिया जाता? ये कागजों में है, मुझे बताओ ना। हम भी तो रहते हैं, हम भी जनता के बीच में रहते हैं, हम भी समस्याएं उठाते हैं। हम हमारे धरने प्रदर्शन आंदोलन चलते रहते हैं। क्षेत्र के कितने लोगों को रोजगार यहाँ मिला हुआ है? ये तो कागजों में है। ये सारी चीजें जो है हवा में उड़ती हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जो करती कुछ है और कहती कुछ है। ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। आप जाकर के देख लीजिए गांव के अंदर, अब तो फसल का टाइम चल रहा, आपको काम करता कोई युवा नजर आ जाएगा। लेकिन फसल का काम खत्म होता है नहीं, सब ताश बजाते मिलेंगे या कोई दारू पीता मिलेगा या कहीं ना कहीं जो है एक मेजॉरिटी बना करके वहां लड़ाई झगड़े के सिस्टम में रहेंगे। अब एक बात बताइए कि यहाँ जो है कहते हैं कि गुंडागर्दी खत्म होगी। गुंडागर्दी तो कुछ सरकार पनप रही है कि बेरोजगारी की वजह से क्या करेगा आज का युवा? ये कहना है कि गौतम बुद्ध नगर में जो ये चुनावी समीकरण जो स्थिति बनी हुई है, आपको लग रहा है कि इस बार जो भाजपा की राह आसान नहीं है? देखिए, समय का बदलाव होता है। अब हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे देश की जनता हो या गौतम बुद्ध नगर की जनता हो, उस पर वोट नहीं डालेगी। वो डालेगी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तानाशाही पर। इनको देख करके वोट डालेगी। जो आदमी, आम आदमी परेशान है, दुखी है, उसे रोजगार चाहिए, उसे जो है भाईचारा चाहिए, उसे अमन चैन तरक्की की तरफ वो वोट डाल रही है। 26 तारीख जो आ रही है, इस 26 तारीख में जहां तक मैं समझता हूं कि यहां से जो है साइकिल ही साइकिल पूरे 5 विधानसभाओं में नजर आएगी। बाकी फूल उड़ गया हवा में और हाथी जाके कहीं जमुना के किनारे दलदल में फंसा खड़ा है। विजयन लाभ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। आशा करता हूं आपका चैनल हमेशा गरीब, मजदूर, किसानों की असहाय आवाज़ों को उठाता है, सच्चाई को उठाता है। मैं उम्मीद करता हूं आपका चैनल हमेशा इसी कार्य को करता रहे और आगे तरक्की करता रहे। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। तो ये थे चौधरी शौकत अली चेची, भारतीय किसान यूनियन अम्बागता के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और साथ में समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश सचिव भी हैं। इनका साफ कहना है कि जो भाजपा सरकार की वायदा खिलाफी रही है उससे खासकर जो किसान है बहुत ज़्यादा त्रस्त है और एमएसपी गारंटी कानून को लेकर जो सरकार ने वायदा किया था उसको पूरा नहीं किया है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इनका ये कहना है कि आम जनता के साथ साथ किसान भी नाराज है और किसान इस बार अपना हिसाब चुकता करेगा। फिलहाल इतना ही। जीत का सिरा किसके सिर बनता है और किसके सिर हार का सिरा बनता है ये तो भविष्य पर ही निर्भर है। फिलहाल इतना ही।